तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। तो फ्रैक्चर को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो फ्रैक्चर वो कंडीशन है जिसमें बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। फ्रैक्चर इज़ बेसिकली ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, यानी कोई भी बोन है, चाहे लॉन्ग बोन हो, शॉर्ट बोन हो, मीडियम साइज बोन हो, किसी भी बोन की कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो रही है, इस कंडीशंस को हम बोलेंगे फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर्स को अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे हम फ्रैक्चर को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, यानी कॉज के बिहाफ पे। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है वो डिस्प्लेस है, अलाइन है, या डिस्प्लेसमेंट किस तरह का है, एंगुलेशन है, उसके बिहाफ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर की सेकंड क्लासिफिकेशन होगी। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ द फ्रैक्चर विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट होगा उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेशन क्या है, उसके बिहाफ पे फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशंस होगी। फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट आसान है, इजी है, कॉम्प्लेक्स है, उसके बिहाफ ये क्लासिफिकेशन है। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ कॉजिंग फ्रैक्चर, क्वांटम ऑफ द फोर्स के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन हो सकती है। सिक्स क्लासिफिकेशन ऑन द पैटर्न ऑफ द फ्रैक्चर लाइन, ये फ्रैक्चर लाइन किसका पैटर्न किस तरह का है उसके अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन है। तो ओवरऑल जो फ्रैक्चर की कंडीशन हो सकती है उनको हम 5 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर सेगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ द फ्रैक्चर सेगमेंट टू द एनवायरनमेंट। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। फिफ्थ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ द फोर्स, एंड सिक्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ द फ्रैक्चर्ड लाइन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के बिहाफ पे फ्रैक्चर की कंडीशंस को हम 3 डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। यहाँ पॉजिटिव फैक्टर क्या होगा, इटियोलॉजी क्या होगा, ट्रॉमा होगा। ट्रॉमा के नतीजे में अगर कोई फ्रैक्चर सस्टेन्ड होगा, इस तरह के फ्रैक्चर को हम बोलेंगे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। ये ट्रॉमा के नतीजे में जो फ्रैक्चर डेवलप होगा उसको बोलेंगे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। सेकंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, यानी किसी डिजीज़ कंडीशन में, अंडरलाइंग डिजीज़ कंडीशन में, ये बोन की कोई अंडरलाइंग डिजीज़ कंडीशन है, उसके नतीजे में फ्रैक्चर अगर डेवलप हो रहा है तो इस तरह के फ्रैक्चर को बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है। थर्ड है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर की कंडीशन में क्वांटम ऑफ द फोर्स जो होगा वो ज़्यादा सीवियर नहीं होता, वहाँ कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से, कंटिन्यूस प्रेशर लगने की वजह से फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है। कई बार मार्च फ्रैक्चर जिसे कहते हैं, यानी कोई ऐसे बटालियन के अंदर काम कर रहा है, कोई पुलिस बटालियन के अंदर है, या इस तरह से मिलिट्री एक्टिविटी है उसकी, या मिलिट्री ट्रूप के अंदर काम करता है, तो उनमें कंटिन्यूस एक स्ट्रेस के अंदर उनका पैर रहता है, तो कई बार मेटाटार्सल और टार्सल एरिया के अंदर फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को बोलेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर, जहां क्वांटम ऑफ द फोर्स या ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं हो रही है पर कंटिन्यूस प्रेशर लगने की वजह से वहां फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर हाई हील पहनने की वजह से कई बार फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है, तो ये भी फ्रैक्चर बेसिकली स्ट्रेस टाइप ऑफ द फ्रैक्चर है। तो ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी फ्रैक्चर्स को हम 3 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, सेकंड इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, एंड थर्ड वन इज स्ट्रेस फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स जैसे हमने बताया कि कोई बोन की अंडरलाइंग डिजीज़ है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, या इस तरह की सिमिलर कंडीशंस है, या ट्यूमर डेवलप हो गया। फ्रैक्चर इस वजह से डेवलप होता है कि बोन की कोई डिजीज़ रही है जिसके वजह से बोन की जो स्ट्रेंथ थी वो लॉस हो जाती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की कंडीशन में मामूली इंजरी, जिसको ट्राइबल इंजरी बोलते हैं, ट्राइबल इंजरी के नतीजे में फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है। ट्राइबल इंजरी का जो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, कोई चलते चलते स्लिप किया, स्लिप करने के वजह से वो नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद उसको फ्रैक्चर हो जाता है। तो मामूली इंजरी हो रही है, कोई चलते चलते फ्लैट सरफेस पे चल रहा है और वहाँ उसका पैर स्लिप हुआ और स्लिप होने की वजह से फ्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। कॉजेज़ ऑफ फ्रैक्चर्स की हम बात करें तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें कॉजेज़ को हम डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है लोकलाइज्ड डिजीज़ के नतीजे में, यानी पैथोलॉजिकल डिजीज़ जो डेवलप हुई है उसी साइट पर डेवलप हुई है, तो लोकलाइज्ड डिजीज़ के नतीजे में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन है, ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन में भी यहाँ वीकनिंग हो जाती है बोन की, और वो फाइनली ट्राइबल इंजरी के नतीजे फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। ऐसे ही नियोप्लास्टिक कॉज के नतीजे में भी फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। अब नियोप्लास्ट जब कह रहे हैं इसका मतलब है न्यू ग्रोथ बोन के अंदर 2 तरह का हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर के नतीजे में और मैलिग्नेंट ट्यूमर के नतीजे में। तो बिनाइन ट्यूमर में जो ट्यूमर है, जैसे जियांट सेल ट्यूमर है, इसके नतीजे में बोन फ्रैक्चर हो सकता है, या एकोंड्रोमा की कंडीशन है, यहाँ बेनाइन ट्यूमर डेवलप हो सकता है। ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसे प्राइमरी
मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। प्राइमरी जब कह रहे हैं इसका मतलब वो ट्यूमर प्राइमरी तौर पर बोन के अंदर ही डेवलप हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ऑस्टियोसार्कोमा या ईविंग ट्यूमर। ये दो ट्यूमर्स हैं जो खासतौर से प्राइमरी तौर पर बोन के अंदर डेवलप होते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर जब कह रहे हैं इसका मतलब प्राइमरी तौर पर कहीं और डेवलप हुआ था, कार्सिनोमा कहीं और डेवलप हुआ था, मेटास्टैटिक इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में बोन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और बोन फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। तो प्राइमरी फोकाई कहाँ हो सकता है? मेल के अंदर, लंग्स के अंदर हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर हो सकता है, या किडनी के अंदर, किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। नहीं, फीमेल के अंदर हम बात करें तो ब्रेस्ट ट्यूमर है या लंग्स ट्यूमर है या जेनिटल्स के ट्यूमर है, ये भी अगर मेटास्टाइज होगा तो आसपास के बोन को इन्वॉल्व करेगा। बोन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से फाइनली फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये कॉजेज़ हमने डिस्कस किए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की। तो ओवरऑल जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के कॉजेज़ हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने यहाँ डिस्कस किया। लोकलाइज्ड डिजीज़ के नतीजे में, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के नतीजे में और न्यूप्लास्टिक डिजीज़ के नतीजे में। कॉजेज़ ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की हम बात करें, इसमें मिसलेनियस कॉज भी है। तो मिसलेनियस कॉज में कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो किसी भी, जो हमने 3 ग्रुप हमने डिस्कस किया था उनमें किसी में फिट नहीं होते। इन कॉजेज़ को हम मिसलेनियस ग्रुप के अंदर रखते हैं। मिसलेनियस ग्रुप में सबसे पहला कॉज है, अगर कोई सिंपल बोन सिस्ट है, बोन के अंदर कोई सिस्ट डेवलप हो गया है, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये वीक कर सकता है बोन को और फाइनली फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसे ही एन्यूरिज्म अगर हो रहा है बोन सिस्ट के अंदर तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किसके लिए? फ्रैक्चर के लिए, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए। ऐसे ही मोनोस्टैटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया की कंडीशन में भी बोन फ्रैक्चर हो सकता है और चूंकि ये डिजीज़ के नतीजे में होगा तो इस तरह के फ्रैक्चर्स को हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर काउंट करेंगे। ऐसे ही स्नोफिलिक ग्रेनुलोमास की कंडीशन है या बोन एट्रोफी सेकेंडरी टू पोलियोमाइलाइटिस के नतीजे में कई बार बोन एट्रोफिड हो जाती है और उसके नतीजे में ट्राइबल इंजरी के नतीजे में फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के रिस्पॉन्सिबल्स होंगे। जनरलाइज डिजीज़ के नतीजे में भी फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। उसमें कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ है जो जनरेशन टू जनरेशन, फैमिली टू फैमिली इस तरह की डिजीज़ रन करती है जिसके नतीजे में फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। इसमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की कंडीशन है जिससे फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाली डिजीज़ है, हेरिडिटरी डिजीज़ की कैटेगरी है, इसके नतीजे में फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसे डिस्कॉन्ड्रोप्लेसिया की कंडीशन है जिसको ओलियर्स डिजीज़ भी कहा जाता है। ऑस्टियोप्रोसिस है, कई बार ऑस्टियोप्रोसिस भी ये हेरिडिटरी डिजीज़ के अंदर काउंट होती है, तो इस डिजीज़ के नतीजे में भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये कुछ जनरल डिजीज़ हैं। कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं जिसके नतीजे में फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। उसमें ऑस्टियोप्रोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, डिसेमिनेटेड मैलिग्नेंसी है बोन के अंदर जिसमें मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन हो सकती है, डिफ्यूज मेटास्टैटिक कार्सिनोमा है। मिसलेनियस कॉजेज़ की हम बात करें तो पैगेट्स डिजीज़ है। ही पॉलीसिस्टिक फाइब्रस डिस्प्लेशिया की कंडीशन है, इसमें भी फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। डायग्नोसिस अब कैसे करेंगे? अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है तो इस खास तौर से जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है या कॉमन फ्रैक्चर की कंडीशन है। तो अगर सिग्निफिकेंट ट्रॉमा नहीं है उसके बावजूद भी अगर फ्रैक्चर डेवलप हो रहा है तो यहाँ ये हिंट करता है टुवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। यानी मामूली इंजरी हुई है, ट्राइबल इंजरी हुई है और उसके बाद भी फ्रैक्चर हो रहा है तो इसका मतलब है बोन पहले से वीक है, बोन के अंदर कोई पैथोलॉजिकल डिजीज़ पहले से थी जो बोन को वीक कर रही थी। तो कोई अंडरलाइंग कॉज की वजह से अगर फ्रैक्चर होगा तो उसमें मामूली इंजरी की हिस्ट्री मिलेगी, मामूली इंजरी के नतीजे में फ्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। ट्रीटमेंट की हम बात करें ऐसी कंडीशन में, यानी अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ है तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट हमारा फोकस्ड होगा सबसे पहले पैथोलॉजिकल डिजीज़ को ट्रीट करना। यानी जिस डिजीज़ के नतीजे में फ्रैक्चर हो रहा है, सपोज करिए आपने एक जगह का फ्रैक्चर ट्रीट कर दिया, पॉसिबल वो डिजीज़ को आपने ट्रीट नहीं किया तो सब्सिक्वेंटली फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। तो हमारा फोकस किस पे होगा? सबसे पहले पैथोलॉजिकल जो फ्रैक्चर हुआ है उसको ट्रीट तो करेंगे पर साथ साथ में अंडरलाइंग कॉज को हम ट्रीट करेंगे, अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। हमें असेसमेंट भी करना है कि फ्रैक्चर यूनाइट करेगा या नहीं करेगा, तो ये बेस्ट होता है ऑन द नेचर ऑफ अंडरलाइंग डिजीज़। तो अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की हम बात करें तो उसमें माल फॉर्मेशन होगा या माल यूनियन होगा, वो इस पे बेस्ड होगा कि जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उसका नेचर क्या है, अंडरलाइंग डिजीज़ किस कैटेगरी का है, सीवियरिटी क्या है उसकी बिहाफ पे ही जो आउटकम होगा आपके ट्रीटमेंट का डिपेंड करेगा। तो जब भी हम फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो पहला मोटिव हमारा ये होता है कि जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई करें, साथ साथ में असेसमेंट इस चीज़ का भी हो कि फ्रैक्चर जिस डिजीज़ के नतीजे में डेवलप हुआ है उसकी सीवियरिटी क्या है।
ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसकी हम बात करेंगे, यानी फ्रैक्चर्स की जो सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर की फर्स्ट कैटेगरी वो होगी जिसको अनडिस्प्लेस बोलेंगे, यानी फ्रैक्चर्ड सेगमेंट एक दूसरे से अलग नहीं होगा, एक दूसरे से डिस्प्लेस नहीं होगा। सेकंड है डिस्प्लेस फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर सेगमेंट एक दूसरे से डिस्प्लेस होगा, सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, दो फ्रैक्चर सेगमेंट के बीच में डिस्टेंस होगी, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स को हम बोलेंगे डिस्प्लेस फ्रैक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर, जहां कोई सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा फ्रैक्चर सेगमेंट के बीच में। सेकंड कैटेगरी है या सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है डिस्प्लेस फ्रैक्चर का, जहां सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट होगा बिटवीन द टू फ्रैक्चर सेगमेंट। कॉजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कॉजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनको हम ग्रुप कर सकते हैं। जो फ्रैक्चर फोर्स है उसका क्वांटम कितना है, उसके भी यहाँ पे सपोज करिए क्वांटम ऑफ द फोर्स बहुत ज़्यादा था जिसके वजह से फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके नतीजे में जो फ्रैक्चर सेगमेंट होगा वो डिस्प्लेस्ड होगा, सिग्निफिकेंटली डिस्प्लेस्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो सकता है। तो फर्स्ट फैक्टर है जिसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हैं, या फर्स्ट फैक्टर है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा वो है क्वांटम ऑफ द फोर्स। सेकंड है मसल पुल क्या है, मसल्स जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट अटैच है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कितना है, कॉन्ट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो मसल पुल ज़्यादा होगा, मसल पुल ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। थर्ड फैक्टर है ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है उस पर ग्रेविटी का पुल कितना है। सपोज करिए लोअर लिम्ब के अंदर कोई फ्रैक्चर हुआ है और वो ग्रेविटी के पुल के वजह से या ग्रेविटी के पुल के वजह से वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ग्रेविटी के पुल के वजह से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो तीन फैक्टर है जिसके बिहाफ पे डिस्प्लेसमेंट डिसाइड होगा। फर्स्ट फैक्टर है फोर्स ऑफ फ्रैक्चर, यानी क्वांटम ऑफ द फोर्स कितना है। सेकेंड है मसल पुल कितना है फ्रैक्चर सेगमेंट पे। थर्ड है ग्रेविटी पुल कितना है। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तरीके का हो सकता है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक है शिफ्ट, यहाँ ये लाइन है फ्रैक्चर लाइन या फ्रैक्चर्ड बोन जिसकी हम बात करें, उसकी लाइन की हम बात करें तो ये एक्चुअल बोन की पोजीशन है। अगर ये डिस्प्लेस हो रही है तो इस तरह के फ्रैक्चर्स को हम बोलेंगे शिफ्ट ऑफ द शिफ्ट टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है एंगुलेशन, यानी ये भी डिस्प्लेसमेंट है, दो फ्रैक्चर सेगमेंट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं पर यहाँ एंगुलेशन है, फ्रैक्चर लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है तो इसको बोलेंगे एंगुलेशन। थर्ड है रोटेशन। तो इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम फ्रैक्चर को ट्रीट करते हैं तो अलाइनमेंट ऑफ सेगमेंट ज़रूरी है। अगर आपने अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में माल यूनियन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अब इनको हम कैसे समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह का हो सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तीन तरह का हो सकता है फ्रैक्चर सेगमेंट के बीच में। एक है शिफ्ट होना, यानी फ्रैक्चर सेगमेंट का एक दूसरे से शिफ्ट हो जाना। सेकेंड है एंगुलेशन और थर्ड है रोटेशन। तो इसमें रोटेशन अगर किसी फ्रैक्चर्ड सेगमेंट के अंदर है तो जब तक आप उसकी एक्चुअल एनाटॉमिकल पोजीशन में रिवर्ट बैक करके अगर अलाइन नहीं करते हो ऐसी कंडीशन में या तो वहाँ माल यूनियन होगा या नॉन यूनियन हो सकता है। डिसलोकेशन और सबलक्सेशन बेसिकली एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। अगर सबलक्सेशन की कंडीशन में अगर हम बात करें, सबलक्सेशन वो कंडीशन है जिसमें अभी भी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में है पर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। जैसे फर्स्ट इमेज की अगर हम देखें तो सबलक्सेशन की वो कंडीशन है जहां लिगामेंट स्ट्रेच हो रही है। तो सबलक्सेशन वो कंडीशन है जिसमें लिगामेंट की जो लेंथ होगी जो उस जॉइंट को फॉर्म करने में हेल्प करती है वो उसकी लेंथनिंग हो जाती है। लेंथनिंग क्यों होगी? स्ट्रेच फैक्टर की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से। तो अगर सिर्फ लिगामेंट की लेंथनिंग हो रही है जिसकी वजह से जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इस तरह की कंडीशंस को बोलते हैं सबलक्सेशन। डिसलोकेशन वो कहेंगे जहां पे टोटल कांटेक्ट आर्टिकुलेटिंग सरफेस से हट जाता है, इस तरह की कंडीशंस को बोलेंगे डिसलोकेशन। सबलक्सेशन की कंडीशन में लिगामेंट की लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी, जबकि डिसलोकेशन की कंडीशन में लिगामेंट टियर हो सकता है, लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो फ्रैक्चर्ड लाइन है या फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है उसका क्या रिलेशन है, उसके बिहाफ पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लोज फ्रैक्चर, यानी जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है वो बाहर कम्युनिकेट नहीं करता, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगा, इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर। सेकंड क्लासिफिकेशन है ओपन फ्रैक्चर की दो कंडीशन हो सकती है, एक हो सकती है इंटरनली ओपन, सेकंड एक्सटर्नली ओपन, यानी बाहर से अंदर की तरफ अगर कोई फ्रैक्चर
सेगमेंट है वो इंसर्ट हो रहा है, इस तरह के फ्रैक्चर्स को हम बोलेंगे एक्सटर्नली ओपन। इंटरनली ओपन का मतलब है इनसाइड आउटवर्ड अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, इस तरह के कम्युनिकेशन को बोलेंगे इंटरनली ओपन। क्लोज फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करें तो क्लोज फ्रैक्चर्स की कंडीशन में कम्युनिकेशन नहीं होता एक्सटीरियर एनवायरनमेंट के साथ। क्लोज फ्रैक्चर्स की कंडीशन में ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, यानी अगर कम्युनिकेशंस की हम बात करें, कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट होगा स्किन को पियर्स करके बाहर आएगा, तो इसको बोलेंगे कम्युनिकेटिंग फ्रैक्चर। जहाँ फ्रैक्चर्ड सेगमेंट स्किन को पियर्स करके बाहर नहीं आता, इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर की कंडीशन में कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन किसका नहीं होता? जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है वो बाहर एक्सटर्नली कम्युनिकेट नहीं करता, इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर। यहाँ जो ओवरलाइंग स्किन होगी वो इंटैक्ट होगी, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो सकती है पर जो ओवरलाइंग स्किन है टोटली इंटैक्ट होगी। ओपन फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करें तो ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन में यहाँ फ्रैक्चर्ड सेगमेंट जो होगा कम्युनिकेट करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। जो ओवरलाइंग स्किन होगी वो डैमेज होती है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ फ्रैक्चर की दो कंडीशन हो सकती है, इंटरनली और एक्सटर्नली ओपन। इंटरनली ओपन और एक्सटर्नली ओपन, इनको भी हम समझेंगे। इंटरनली ओपन कैसे, हम इंटरनली ओपन को कैसे डिवाइन कर सकते हैं। इंटरनली ओपन की कंडीशन में जो शार्प फ्रैक्चर्ड एंड होगा वो पियर्स करेगा स्किन को, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड पियर्स करेगा और इसके नतीजे में एक ओपन वुंड बनेगा और वहाँ फ्रैक्चर्ड सेगमेंट बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करेगा। तो इंटरनली ओपन की कंडीशन में शार्प फ्रैक्चर सेगमेंट होगा वो पियर्स करेगा स्किन को, फ्रॉम इनसाइड वो पियर्स करेगा और उसके नतीजे में जो एंड होगा एक्सटर्नली कम्युनिकेट करेगा। एक्सटर्नल ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन कोई बाहर से कोई ट्रॉमा हो रहा है, ट्रॉमेटिक फैक्टर है या ट्रॉमेटिक ऑब्जेक्ट है जो बाहर से इंजरी कॉज करेगा। बाहर से इंजरी कॉज करने के वजह से स्किन जो होगी लेसरेटेड हो जाएगी, सॉफ्ट टिश्यू लेसरेटेड हो जाएगा और फाइनली बोन एक्सपोज हो जाती है। तो फ्रैक्चर के साथ साथ अगर फ्रैक्चर्ड सेगमेंट किसी बाहर के ऑब्जेक्ट के ट्रॉमा कॉज करने के वजह से, लेसरेशन कॉज करने के वजह से अगर एक्सटर्नली कम्युनिकेट करेगा, इस तरह के ओपन फ्रैक्चर्स को बोलेंगे एक्सटर्नली ओपन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स है, इजी है, उसके बिहाफ पे हम फ्रैक्चर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सिंपल फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर की कंडीशन में जो फ्रैगमेंट सेगमेंट होगा दो होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स की हम बात करेंगे तो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट जो होगा मल्टीपल हो सकता है, साथ साथ में उसके साथ एसोसिएटेड इंजरी हो सकती है, ब्लड वेसल्स की हो सकती है, नर्व की इंजरी हो सकती है। तो अगर जहाँ मल्टीपल फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट ज़्यादा होगा, यानी ट्रीटमेंट जहाँ होगा कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कन्वीनियंट है, ट्रीटमेंट इजी है, आसान है, सिंपल आपको मैनिपुलेशन करना है, सिंपल आपको अलाइनमेंट करनी है। जहाँ दो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप सिंपली उसको अलाइन करके आप उसको फिक्स कर देते हैं। फिक्सेशन अगर होगा तो ऐसी कंडीशन में हीलिंग हो जाती है। पर जहाँ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में उन फ्रैक्चर सेगमेंट को अलाइन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एसोसिएटेड इंजरीज़ हैं जिसमें लिगामेंट इंजरी हो सकती है, उसमें आर्टरी की इंजरी हो सकती है, नर्व की इंजरी हो सकती है। तो जब तक उन अंडरलाइंग इंजरीज़ को आप अगर ट्रीट नहीं करते, अगर सिर्फ आप सिंपल अलाइनमेंट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, बेहतर नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से इस तरह के फ्रैक्चर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ द फोर्स, इसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर, यानी स्पीड व्हीकल के नतीजे में जो इंजरी हो सकती है उस तरह की इंजरी को हम काउंट करते हैं हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर में। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की कंडीशन में अगर कोलिजन होता है दो स्पीडिंग व्हीकल के नतीजे में, तो जो फ्रैक्चर डेवलप होगा, इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर। लो वेलोसिटी फ्रैक्चर, जहां स्पीड ऑफ द व्हीकल अगर लो है, इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे लो वेलोसिटी फ्रैक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, यानी फ्रैक्चर लाइन किस तरह से रन करेगा, उसके बिहाफ पे फ्रैक्चर्स के अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, यानी यहाँ जो फ्रैक्चर लाइन होगी वो ट्रांसवर्सली रन करेगी। सेकंड है ऑब्लिक फ्रैक्चर, यानी लॉन्ग एक्सिस में ऑब्लिकली अगर रन करेगी। लॉन्ग एक्सिस के कंपैरिजन में देखें तो फ्रैक्चर लाइन किसी बोन के उसके लॉन्ग एक्सिस से ऑब्लिकली अगर रन कर रही है, इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे ऑब्लिक फ्रैक्चर। थर्ड है स्पाइरल फ्रैक्चर, जहाँ फ्रैक्चर लाइन स्पाइरल करेगी
सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोन को, इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे स्पाइरल फ्रैक्चर। फोर्थ है कम्यूटेड फ्रैक्चर, यानी मल्टीपल फ्रैक्चर होगा इसकी कंडीशन में तो कम्यूटेड फ्रैक्चर बोलेंगे। फिफ्थ है सेगमेंटल फ्रैक्चर, यानी किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर फ्रैक्चर डेवलप होगा। हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ उसके लॉन्ग एक्सिस के अंदर अगर फ्रैक्चर लाइन रन कर रही है, किसी बोन है, लॉन्ग बोन है, उसके लॉन्ग एक्सिस के अंदर अगर फ्रैक्चर लाइन रन करेगी, इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये कॉज होता है टैपिंग के नतीजे में या बेंडिंग फोर्स के नतीजे। बोन है उसके ऑब्लिक लिए अगर फ्रैक्चर लाइन रन कर रही है, इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे ऑब्लिक फ्रैक्चर। अब ये किसके नतीजे में डेवलप होगा? ऐसे फोर्स के नतीजे में डेवलप होगा जो बेंडिंग फोर्स है। तो बेंडिंग फोर्स के एप्लीकेशंस की वजह से जो फ्रैक्चर डेवलप होगा वो होगा ऑब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर की कंडीशन में जो फ्रैक्चर लाइन रन करेगी, स्पाइरली रन करेगी, ऐसी कंडीशन में इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है, यहाँ ट्विस्टिंग फोर्स के नतीजे में स्पाइरल फ्रैक्चर डेवलप होगा। फोर्थ है कम्यूटेड फ्रैक्चर। कम्यूटेड फ्रैक्चर कहने का मतलब है मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बनेगा, इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलते हैं कम्यूटेड फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर कॉज होगा कशिंग इंजरी के नतीजे में या कंप्रेशन फोर्स के नतीजे में, और ख़ास तौर से ये कंप्रेशन या कशिंग जो फोर्स होगा वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन के अंदर अगर वो अप्लाई होता है, ये लॉन्ग एक्सिस के अंदर अप्लाई होगा, तो इस तरह के फोर्स के नतीजे में जो फ्रैक्चर डेवलप होगा वो कहलाएगा कम्यूटेड फ्रैक्चर। कम्यूटेड फ्रैक्चर की कंडीशन वो हो सकती है जिसमें मल्टीपल फ्रैगमेंट बनेगा। फ्रैक्चर विद एपोनिम्स, कुछ फ्रैक्चर्स के कुछ नाम दिए गए हैं जिसमें आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर फ्रैक्चर्स के नाम की हम बात करें, जैसे मोंटेजिया फ्रैक्चर्स की हम बात करें तो मोंटेजिया फ्रैक्चर की कंडीशन में प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ अल्ना, यानी प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ की बात करें, प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना के अंदर फ्रैक्चर डेवलप होगा। यहाँ डिसलोकेशन होता है हेड ऑफ रेडियस। तो मोंटेजिया फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर है जहाँ फ्रैक्चर कहाँ होगा? प्रोक्सिमल 1/3 थर्ड ऑफ द अल्ना के अंदर फ्रैक्चर होगा। इसके साथ साथ अगर रेडियस का हेड अगर डिसलोकेट हो रहा है तो इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे मोंटेजिया फ्रैक्चर। ग्लीजी फ्रैक्चर की कंडीशन में यहाँ डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियस के अंदर फ्रैक्चर होगा और इसके साथ साथ डिसलोकेशन होगा रेडियो अल्नर जॉइंट का। नाइट स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं अगर शाफ्ट ऑफ अल्ना के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, स्टिक ब्लो के नतीजे में फ्रैक्चर डेवलप होगा, तो शाफ्ट ऑफ दी अल्ना के अंदर फ्रैक्चर होगा। इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलते हैं नाइट स्टिक फ्रैक्चर। और यहाँ अगर किसी ने आपको डंडा मारा, उस कंडीशन में अगर आप अपने हाथ से रोकते हैं तो इस तरह की कंडीशन में इस ट्रॉमेटिक इंजरी के नतीजे में जो फ्रैक्चर डेवलप होगा, अगर शाफ्ट ऑफ अल्ना के अंदर फ्रैक्चर डेवलप होगा, इस तरह फ्रैक्चर्स को बोलेंगे नाइट स्टिक फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो कोलिस फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर है जहाँ फ्रैक्चर एडल्ट के अंदर होगा और एडल्ट में खासतौर से कॉर्टिको कैंसिलस जो जंक्शन होगा वहाँ डेवलप होगा। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस के अंदर फ्रैक्चर डेवलप होता है और यहाँ डोर्सल टिल्ट होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। यहाँ जो कोलिस फ्रैक्चर है उसकी अपोजिट कंडीशन है स्मिथ फ्रैक्चर। तो स्मिथ फ्रैक्चर की कंडीशन में यहाँ डिस्प्लेसमेंट सिमिलर फ्रैक्चर होगा पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो रिवर्स होता है। फ्रैक्चर सेगमेंट अगर डॉर्सली टिल्ट होगा और फ्रैक्चर कहाँ होगा? डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस के अंदर हो रहा है और फ्रैक्चर सेगमेंट कहाँ टिल्ट हो रहा है? डॉर्सली टिल्ट होगा, तो वो कौन सा फ्रैक्चर है? कोलिस फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर सेगमेंट वेंट्रली टिल्ट अगर हो रहा है तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे स्मिथ फ्रैक्चर। तो स्मिथ फ्रैक्चर और कोलिस फ्रैक्चर दोनों अपोजिट कंडीशन है, रिवर्स कंडीशन है, इसको रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर भी बोला जाता है। बार्टन फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करें तो बार्टन फ्रैक्चर्स की कंडीशन में इंट्रा आर्टिकुलर सरफेस के अंदर फ्रैक्चर डेवलप होगा और खास तौर से डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होगा, वहां फ्रैक्चर डेवलप होता है, रेडियस का डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, यहां डिस्टल रेडियस और कार्पल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में होगा? डिस्टल रेडियस और कार्पल बोन के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा। इस तरह के फ्रैक्चर्स को बोलते हैं बार्टन फ्रैक्चर। ठीक है, तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।